Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course of Urdu IT Academy. This is lecture number 3 and where we are going to discuss about the remaining concepts of domain 1. Objectives of lecture 3 will be discussing the concept of abstraction and orchestration, discussing logical model of cloud, discussing shared responsibilities, nature of cloud, and then doing few practice questions based on domain 1. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें लेक्चर 3 के मेन टॉपिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, मैं ये दो वर्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड यूजर या क्लाउड सर्विस कस्टमर को क्लियर करना चाहता हूँ। क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या क्लाउड, all these words are interchangeable. Cloud user, cloud service customer या cloud consumer, all these words are interchangeable. मतलब दो पार्टीज हैं, एक पार्टी वो है जो क्लाउड की सर्विस आपको प्रोवाइड कराएगी जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, और दूसरी पार्टी होगी उसका कंज्यूमर. कंज्यूमर कैन बी एन इंडिविजुअल लाइक मी एंड यू, and the consumer can be an organization. Abstraction and orchestration. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि क्लाउड को एक्सेस और मैनेज करना कितना आसान है, जहां मैंने आपको AWS का कंसोल दिखाया था और दिखाया था कि कितना आसान है रिसोर्सेज क्रिएट करना और उसको मैनेज करना. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रिसोर्सेज का एक पूल तैयार करता है और फिर कस्टमर को ऑफर करता है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, आपकी कंसोल के पीछे की कहानी. These pool of resources are accessed via controller, और ये कंट्रोलर API के थ्रू मैनेज होता है. जैसे यहाँ देखिए, ये कंप्यूट का पूल है विच इज बेस्ड ऑन वर्चुअलाइजेशन. हाइपरवाइजर्स हैं और उन हाइपरवाइजर्स पे वर्चुअल मशीन्स हैं. स्टोरेज पूल मैनेज होता है स्टोरेज कंट्रोलर के थ्रू. कंप्यूट पूल मैनेज होता है कंप्यूट कंट्रोलर के थ्रू. और जब ये हाइपरवाइजर बेस्ड जो मशीन्स हैं, जब इनको स्टोरेज से कम्युनिकेट करना होता है या जब आप किसी VM को स्टोरेज एलोकेट करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन इन दो कंट्रोलर के बीच होता है, वो API के थ्रू होता है. फिर फर्दर इसके आगे हमें जो एक्सेस मिलता है कंसोल वगैरह का, वो सब API के थ्रू है. इट इज़ ऑल अबाउट API इन द क्लाउड. जितनी भी सर्विसेज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं क्लाउड में, ऑल आर थ्रू APIs. APIs क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में इन द कमिंग लेक्चर्स. तो बात हो जाए अभी एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑर्केस्ट्रेशन की. मेन टेक्निक क्लाउड को क्रिएट करने का है और वो है एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑर्केस्ट्रेशन. वर्चुअलाइजेशन ही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह कर क्लाउड पॉसिबल हो पाया है. लेकिन ऑन द टॉप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, यानी कि वर्चुअलाइजेशन की एक टेक्निक थी एब्स्ट्रैक्शन की, उस एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर ऑर्केस्ट्रेशन की जब फीचर लग जाता है तो वो एक क्लाउड इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है आपके लिए. द मेन डिफरेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग and traditional virtualizations that we were using in our on-prem infra previously is virtualization abstract resources. When you say abstract, what do you mean by abstract? So abstract means carving out from the pool. So virtualization abstract resources, but it lacks the orchestration to pull them together and deliver them to the customer on demand instead of relying on manual process.
पहले क्या होता था, वर्चुअलाइज़ेशन में जब हम ऑन प्रेम में वर्चुअलाइज़ेशन यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें जो भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, वो हम करते हैं। हमें स्टोरेजेस असाइन करते हैं, स्टोरेज अ, की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करते हैं, रैम की कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं। जो भी हमारे पूल में अवेलेबल है, वर्चुअलाइज़ेशन के पूल में अवेलेबल है, वो हम अपने डिफरेंट वीएम्स को एलोकेट कर सकते हैं। और ये एक मैनुअल प्रोसेस हो जाता है। क्लाउड में क्या है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। यू डू नॉट नीड टू रेज़ एनी टिकेट कि भाई मेरा रैम का साइज़ बढ़ा दो। मेरे को 16 जीबी रैम था, मुझे अब 32 जीबी रैम चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। You just go and select the machine according to your configuration and change the configuration of your machine. तो यही यही फ़र्क है एब्स्ट्रैक्शन और ऑर्केस्ट्रेशन का। एब्स्ट्रैक्शन वर्चुअलाइज़ेशन का फीचर है और ऑर्केस्ट्रेशन के फीचर जब हम एब्स्ट्रैक्शन के साथ ऑर्केस्ट्रेशन का फीचर ऐड कर देते हैं, देन इट क्रिएट्स क्लाउड। अब बात करते हैं हम लॉजिकल मॉडल की। क्लाउड का लॉजिकल मॉडल आपको हर जगह देखने को, सुनने को नहीं मिलेगा। आप जब भी बात करेंगे क्लाउड मॉडल्स की, तो आपको आईएएस, पैस और सैस के बारे में सुनने को ही मिलेगा। इवन बहुत सारे बुक्स भी अगर आप कंसल्ट करेंगे तो। ये लॉजिकल मॉडल जो है, वो क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस का खुद का क्रिएट किया हुआ है। क्लाउड लॉजिकल मॉडल इज क्रिएशन ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस। नाउ लॉजिकल मॉडल, it is very important to understand the logical model of cloud, to understand the shared responsibility model of cloud. Unless you understand the shared responsibility model, you won't be able to secure the cloud environment properly. हमने पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह कर लोग बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहे, या आज भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्लाउड इज नॉट सिक्योर। क्लाउड इज एज सिक्योर एज योर ऑन प्रेम एनवायरनमेंट। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड कंज्यूमर की है, यानी हमारी है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्लाउड प्रोवाइडर की होती है। और यहीं पे जब गैप होता है और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये काम, ये सिक्योरिटी का काम, ये कंट्रोल्स किसको लगाना है, और वो कंट्रोल नहीं लग पाता है और कोई ब्रीच हो जाता है, कोई थ्रेट आप तक पहुंच जाता है, तो आपको लगता है कि नो, इट इज नॉट सिक्योर। लॉजिकल मॉडल में क्लाउड को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्ली स्ट्रक्चर, मेटा स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? द कोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेजेस सब इस लेयर में आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेयर में आ जाते हैं। उसके बाद आता है मेटा स्ट्रक्चर। मेटा स्ट्रक्चर क्या है? द mechanism that provides the interface between infrastructure infrastructure और बाकी जो स्ट्रक्चर है, यानी एप्ली स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है मेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, एप्ली स्ट्रक्चर। App structure, the application deployed in the cloud and the underlying application service to build them is app structure। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर जो आपका अंडरलाइंग एप्लीकेशन सर्विसेज हो गई, एप्लीकेशंस हो गई, वो सब एप स्ट्रक्चर में आ जाती है।
उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? द डेटा एंड इंफॉर्मेशन वो लाई करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। यानी कि अगर आप बात करें किसी डेटाबेस की, तो उस डेटाबेस में जो कंटेंट है, किसी स्टोरेज में जो कंटेंट है सेव है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। अगर इसको मैं और आसान करूँ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को समझने के लिए, क्योंकि लॉजिकल मॉडल का कंसेप्ट ही है इसलिए ताकि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को समझाया जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में क्या होता है? यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी डिटरमाइन की जाती है, यानी कि स्टोरेजेस, कंप्यूट आपकी कंप्यूट हो गया, नेटवर्क हो गया, स्टोरेज वगैरह हो गया, उनकी जो सिक्योरिटी होगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेटा स्ट्रक्चर वर्चुअल एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी, आपका जो वर्चुअलाइजेशन का जो एनवायरनमेंट, बिकॉज आपको पता है वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड इज ऑल अबाउट वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी जो है वो मेटा स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डाटा डेटा आ जाता है, जो हमने अभी बात किया था, ये डेटाबेस का कंटेंट हो गया, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। और एप्ली स्ट्रक्चर में आ जाता है एप्लीकेशन एंड ओएस सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये है लॉजिकल मॉडल ऑफ क्लाउड। इसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो करना है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। जब हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स को समझ जाएंगे तो हमारी समझ में ये आ जाएगा कि क्लाउड सिक्योर है या नहीं है। वो जो मिथ है ना, क्लाउड सिक्योर नहीं है, वो आपको यहाँ समझ में आएगा। देखिए क्लाउड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये आपका ऑन प्रेम है, ऑन प्रेम, ये आईएएस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सैस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये तीन मॉडल्स हैं। इन तीन मॉडल्स की शक्ल में ही हम क्लाउड को यूज करते हैं। हम जो भी क्लाउड की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन तीन ही शक्ल में होंगी, या तो आईएएस की शक्ल में होंगी, या पैस की शक्ल में होंगी, या सैस की शक्ल में होंगी। जो मेजर कैटेगरी है ना वो ये तीन ही है, आईएएस, पैस एंड सैस। तो इसका मतलब है कि हमें ये समझना है आईएएस, पैस और सैस के केस में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लाउड प्रोवाइडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऑन प्रेम के केस में देखिए क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में क्या होता था कि सारे कंट्रोल्स हमारी जिम्मेदारी होती थी। तो अगर कुछ ब्रीच हुआ या कोई थ्रेट हुआ आया, तो उसके जिम्मेदार हम होते थे कि हमने, इसका मतलब है कंट्रोल, हमारा कोई कंट्रोल कमजोर है, कोई वीक कंट्रोल है, या हमने कंट्रोल नहीं लगा रखा है, जिसकी वजह कर हमें इसका सामना करना पड़ा। ठीक है, देखिए जैसे आप फिजिकल सिक्योरिटी, यानी आपका सर्वर जो होगा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपका नेटवर्क होगा, उसकी जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो आपकी जिम्मेदारी है, क्लाउड कंज्यूमर, कस्टमर या कंज्यूमर। फिजिकल ऑन प्रेम के केस में फिजिकल सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, गार्ड रखना है, आपको बायोमेट्रिक लगाना है, जो भी करना है अपने अपने सर्वर रूम का या डेटा सेंटर का, जिम्मेदारी आपकी है। होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो सर्वर का जो होस्ट होगा, जो या वर्चुअलाइजेशन होगा, वर्चुअलाइजेशन है, वो सब का की जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। नेटवर्क कंट्रोल्स, इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स मेंशन करना, फायरवॉल लगाना, आईडीएस आईपीएस लगाना, सारी जिम्मेदारी आपकी है। एप्लीकेशन लेवल पे भी जो भी कंट्रोल लगाने हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो भी आपको को एक्सेस कंट्रोल लगाने हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए, वो जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद आता है क्लाइंट एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, उस पर एंटीवायरस डालना है, उस पर डीएलपी लगाना है, उस पर होस्ट फायरवॉल लगाना है, जो भी लगाना है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है डेटा क्लासिफिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जो भी डेटा आपके ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर में होस्टेड है, वो उसको क्लासीफाई हो, उसकी सेंसिटिविटी का लेबल उस पे लगे और उसके अकॉर्डिंग उस पे कंट्रोल्स लगाएँ, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो आपकी है, और ये अकाउंटेबिलिटी भी है आपकी है। लेकिन जब अगर आप बात करेंगे उसके बरक्स क्लाउड के एनवायरनमेंट में, यानी कि ये 3 आईएस, पैस और सैस, ये 3 ही जो है क्लाउड का एनवायरनमेंट है। इसके केस में क्या है आप देखिए, आईएस के केस में क्या है, डेटा क्लासिफिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी किसकी है, क्लाउड कस्टमर की है।
यानी कि उसमें जो डेटा होगा सर्वर पे आईएएस के केस में, वो आपका डेटा होगा, उससे कोई लेना-देना नहीं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, यानी कि यहाँ से, फिज़िकल सिक्योरिटी। आईएएस के केस में क्या होता है, फिज़िकल सिक्योरिटी जो है, वो क्लाउड प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है। उसने वो इंश्योर कर दिया, उसने जो भी अपना जहाँ भी डेटा डेटा सेंटर बनाया है, अ, वहाँ पे जो फिज़िकल सिक्योरिटी लगानी है उसको, वो उसकी ज़िम्मेदारी उसने लगा ली। नेक्स्ट आता है होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कुछ उसकी है। होस्ट क्रिएट करने के बाद कुछ ज़िम्मेदारी आपकी है, यानी कि होस्ट को कैसे मैनेज करना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। नेटवर्क कंट्रोल्स, नेटवर्क लेवल पे क्या कंट्रोल्स लगाने हैं? अगर मैं बात करूँ इनबाउंड, आउटबाउंड रूल की, वो क्लाउड कंज़्यूमर और क्लाउड प्रोवाइडर की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसका जो पीछे का पूल है, उस पूल तक नेटवर्क कंट्रोल्स क्या लगने हैं, वो ज़िम्मेदारी तो क्लाउड प्रोवाइडर की है, लेकिन अब आपके कब का आपका जो इंस्टांस है, उस पे नेटवर्क के क्या कंट्रोल होंगे, वो ज़िम्मेदारी आपकी है। बस यहीं पे खत्म क्लाउड प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है, आईएएस के केस में। आईएएस के केस में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिज़िकल सिक्योरिटी की, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क कंट्रोल की, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्लाउड कस्टमर की है, प्रोवाइडर की कुछ भी नहीं है। फिर आप जैसे ही बढ़ेंगे पैच की तरफ, ये देखिए आईएएस, पैच और सैस, आप जैसे-जैसे इधर बढ़ेंगे, प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी बढ़ती जाएगी। आप जैसे-जैसे इधर इधर से इधर की तरफ आएँगे, यानी सैस से पैच की आईएएस की तरफ आएँगे, वैसे-वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो बढ़ती जाएगी क्लाउड कस्टमर की। देखिए यहाँ पे फिज़िकल सिक्योरिटी पैच के केस में प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है। होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़िम्मेदारी भी किसकी है? वो क्लाउड प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है। क्यों? आप याद कीजिए, क्या बताया था मैंने आपको? पैच के केस में आप अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है। मतलब आपको अगर जैसे आपने आरडीएस डेटाबेस की सर्विस ली थी पैच के केस में, तो डेटाबेस का आपको एक इंस्टांस मिला था। डेटाबेस के पीछे जो सर्वर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डेटाबेस डाला हुआ है, वो सब आपको एक्सेसिबल नहीं था। आप गए, आपने अपना एक डेटाबेस का इंस्टांस क्रिएट किया और आप उस पे काम करने लगे। पीछे की मशीन जो है, वो आपके बस में नहीं है या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। जब आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, जब उसका एक्सेस ही नहीं है आपको, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। सेम वे नेटवर्क कंट्रोल, उसमें इनबाउंड, आउटबाउंड आउटबाउंड क्या रूल्स होंगे, वो सारी ज़िम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की है। थोड़ा ऊपर आइए, एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स। अब वो जो एप्लीकेशंस है, यानी कि अगर मैं बात करूँ आरडीएस की, तो आरडीएस केस में अगर आपने माई एसक्यूएल या एमएस एसक्यूएल ले रखा है, तो माई एसक्यूएल और एमएस एसक्यूएल का जो मतलब इंस्टांस है पीछे बैकएंड पे, उसमें अब कुछ उसकी जो उस एप्लीकेशन पर जो कुछ कंट्रोल्स हैं, वो ज़िम्मेदारी प्रोवाइडर की है और कुछ कंट्रोल्स हैं, वो ज़िम्मेदारी कंज़्यूमर की है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, अब एक मशीन पे सपोज़ कीजिए पीछे एक सर्वर है एडब्ल्यूएस का। उस एडब्ल्यूएस के सर्वर पे उसने एक एमएस एसक्यूएल का इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है। उस इंस्टांस में उसने एक डेटाबेस आपको दे दिया एज़ ए पैच सर्विस। एक डेटाबेस उसने किसी और को दिया। उसी तरीके से उसने किसी और क्लाइंट को भी दिया। तो वो जो एक ही सर्वर पर कई डेटाबेस क्रिएट हैं, तो उनका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट भी करना होगा कि अगर मुझे उसी सर्वर पे मेरा भी एक डेटाबेस है, उसी सर्वर पर आपका भी एक डेटाबेस है। तो आपको सिर्फ़ आपका ही डेटाबेस का एक्सेस हो, मुझे सिर्फ़ मेरा ही डेटाबेस का एक्सेस हो। ये जो एक्सेस मैनेजमेंट है, ये ज़िम्मेदारी किसकी होगी? ये होगी प्रोवाइडर की। उसके बाद की ज़िम्मेदारी हमारी है। यानी अब मेरा जो डेटाबेस है, जो मैंने क्रिएट किया है आरडीएस पे, उसको कैसे मैनेज करना है, उस पे जो एक्सेस मैनेजमेंट किया होगा, वो ज़िम्मेदारी मेरी है। क्लाउड
प्रोवाइडर की नहीं है। अब आप आ जाएँ ऊपर देखिए, ये डाटा क्लासिफिकेशन एंड क्लाइंट एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है, वो अब कस्टमर की है, ठीक है? अब आप आ जाएँ आपका मतलब पैस के केस में, यानी वो उस डेटाबेस में आपका क्या डेटा होगा, क्या क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या क्लासिफिकेशन होगा, वो सब ज़िम्मेदारी आपकी है। दैट इज़ नॉट अ, ए कंसर्न फॉर क्लाउड प्रोवाइडर। उसके बाद आ जाता है SaaS। SaaS में देखिए आप, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर के लिए और सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड कस्टमर के लिए। ये देखिए, फिजिकल सिक्योरिटी इनकी ज़िम्मेदारी है, यानी क्लाउड प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है। होस्ट भी क्लाउड प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है। नेटवर्क भी क्लाउड प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है, फुल ज़िम्मेदारी। एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन पे वैसे ही है, एप्लीकेशन पे जैसे पैस में था, वैसे ही शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के केस में भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मल्टी टेनेंसी का केस हो जाता है, ठीक है? कई सब्सक्रिप्शंस होते हैं, सपोज़ कीजिए माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ़िस ही है, वो पीछे उसने ऑफ़िस 365 में उसने कई टेनेंट होते हैं। उसने एक टेनेंट आपके ऑर्गेनाइज़ेशन को क्रिएट करके दे दिया, एक टेनेंट हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन को क्रिएट करके दे दिया। तो हमारा टेनेंट आपके टेनेंट से बात ना करे, या हमारा टेनेंट आपके टेनेंट में इंटरफेरेंस ना करे, उसके लिए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो लगेगा, वो ज़िम्मेदारी है क्लाउड प्रोवाइडर की। उसी तरीके से क्लाइंट एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, ये भी क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड कंज्यूमर की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट lies fully with cloud customer in case of SaaS is data classification। आपने जो SaaS की सर्विस ली है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सर्विस ली है, उसमें जो डेटा होगा, वो जिम्मेदारी आपकी है। बाकी 3 ज़िम्मेदारी, यानी एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एंड क्लाइंट एंड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, ये 3 ज़िम्मेदारी में आप शेयर करते हैं बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर के साथ। और बाकी जो 3 हैं, नेटवर्क कंट्रोल्स, होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल सिक्योरिटी, ये पूरी ज़िम्मेदारी आती है क्लाउड प्रोवाइडर की। ये एक कम्प्रिहेंसिव चार्ट है, इसको आप दिमाग में रखें और इस हिसाब से अगर आप कंट्रोल मैनेज करें, यानी कि जो ज़िम्मेदारी आपकी है, वहाँ आप अपने कंट्रोल्स को मैनेज करें पूरे तरीके से, तो आपके दिमाग से ये मिथ निकल जाएगा कि क्लाउड सिक्योर नहीं है, ठीक है? अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारा डोमेन 1 के कांसेप्ट्स हमने सारे डिस्कस कर लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हिच इज अनएसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के डेफिनेशन को समझा था। तो कौन-कौन से हैं? मेजर्ड सर्विस, रैपिड इलास्टिसिटी, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ये तीनों जो है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 5 या 6, 5 एनआईएसटी के या आईएसओ के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से ये 3 कॉमन है। ऑड कौन सा दिख रहा है? थर्ड पार्टी सर्विस। सो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड पार्टी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट क्लाउड ऑपरेटेड सोली फॉर ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी लोकेटेड एट। आप अगर आप देखेंगे लेक्चर नंबर 2, तो आप देखेंगे कि प्राइवेट क्लाउड कैन बी बोथ ऑन प्रेम एंड ऑफ प्रेम। मैं मैंने एक मतलब प्राइवेट क्लाउड की सर्विस ले रखी है। वो मैं प्राइवेट क्लाउड को अपने डेटा सेंटर में भी होस्ट कर सकता हूँ, या किसी सर्विस प्रोवाइडर से भी मैं प्राइवेट क्लाउड की सर्विस ले सकता हूँ। यानी उसके डेटा सेंटर में भी, यानी ऑफ प्रेमिस डेटा सेंटर से भी मैं प्राइवेट क्लाउड की सर्विस ले सकता हूँ। तो यहाँ आंसर होगा बोथ ऑन प्रेमिस एंड ऑफ प्रेमिस। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर। ट्रू और फॉल्स? वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी, बिल्कुल, यानी वर्चुअलाइजेशन की सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्लाउड प्रोवाइडर की। क्यों? क्योंकि हमारी पहुंच वहां तक है ही नहीं। पीछे अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअलाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कौन मैनेज करता है?
वो पूरे तरीके से क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि वहाँ पीछे वो कौन-सा वर्चुअलाइज़ेशन यूज़ कर रहा है। तो ये इसका आंसर होगा ट्रू। Next question is data and information like content in database are part of which layer of logical model? क्या आंसर होगा? मैंने बताया था, आप पीछे जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? डेटा एंड इंफॉर्मेशन लाइक कंटेंट इन डेटाबेस फाइल और स्टोरेजेस। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे। तो इसका आंसर क्या होगा? Data and information like content in database are part of which layer of logical model? Answer would be infrastructure, third one. That is all for this lecture. हमारा डोमेन 1 खत्म हो गया इस लेक्चर के साथ. We will discuss about the domain 2. So thank you for joining me. Join me in the next lecture where we will be discussing about domain 2 of CCSK.